वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 12 की पढ़ाई शुरू करेंगे और इसमें एकदम बेसिक बातों से शुरू करके हम कुछ अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, आज हम जिस पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स आप जानते हैं, पूरा जो ऑप्टिक्स है हमारे क्लास 12 का वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है जिसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ये हम इसे रे ऑप्टिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लाइट को रे मान रहे हैं। और एक दूसरा पार्ट है हमारे ऑप्टिक्स का जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। इसमें हम लाइट को वेव मान रहे हैं। तो ये क्या बात हुई कि हम लाइट को रे मान रहे हैं, लाइट को वेव मान रहे हैं, इसका क्या मतलब निकला? कि हम मान क्यों रहे हैं, है क्या वो? तो ये जो सवाल है कि लाइट असली में है क्या, वो रे है कि वो वेव है, ये बात कई सालों तक साइंटिस्ट लोगों को परेशान करती रही। सबसे पहले लाइट के ऊपर जो साइंटिफिक पढ़ाई की अगर हम बात करें, लोग तो देखते रहे हैं, पर लाइट खुद में एक मिस्टीरियस टॉपिक है। बहुत सारे सवालों का जवाब जो मैं आपको दूंगा वो काफ़ी मिस्टिसिज्म भरा हुआ होगा। वो मतलब ऐसे ही हमें लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या कह दिया। तो ऐसे जवाब भी इसमें संभव होते हैं और बहुत सारी बातें आज भी क्लियर नहीं हैं, बहुत सारी बातों का जवाब नहीं है हमारे पास। तो अभी आप कह सकते हैं कि अंडर रिसर्च है और इसके बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स हो चुके हैं ऑप्टिक्स के ख़ास तौर पे। तो लाइट असली में है क्या, इसके ऊपर बहुत सालों तक चर्चा चला। सबसे पहले न्यूटन आए, न्यूटन ने इसका पढ़ाई शुरू करा। उन्होंने ऑप्टिक्स नाम रखा था, बस यहाँ पे के लगा रखा था। तो ऑप्टिक्स की पढ़ाई सबसे पहले न्यूटन ने शुरू की और न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये पाया कि लाइट एक रे है, लाइट सीधा चलता है, ऐसा उन्हें लगा। पर उनके कंटेम्प्ररी एक साइंटिस्ट थे, उनके समकालीन, उनके साथ एक साइंटिस्ट थे। साथ नहीं मतलब कि साथ का मतलब ये हुआ कि उन्हीं के समय में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइगन्स। तो उनका ये मानना था, हाइगन्स का ये मानना था कि लाइट एक वेव है। अब क्योंकि न्यूटन अपने टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे, लोग अंधा विश्वास करते थे न्यूटन पे। तो जब न्यूटन ने कह दिया कि लाइट एक रे है तो लोग भी मान लिए कि लाइट एक रे है। हाइगन्स बोलते रहे कि हाँ लाइट एक वेव है, ये है वो है, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। पर आगे चल के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके जरिए हमें ऐसा लगने लगा, साइंटिस्ट लोग को ऐसा लगने लगा कि लाइट शायद एक वेव है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मैं बात करता हूँ क्योंकि इन्हीं को हमें आगे पढ़ना है। तो मान लीजिए कि मैं एक पानी का कंटेनर लूँ, पानी का एक भरा कंटेनर है इतना दूर, और सोचिए मैं दोनों तरफ से एकदम एक बार में एक झिटकी छोड़ दूँ। और मैंने ऐसा व्यवस्था कर रखा है कि ये जो लहर बना है झिटकी छूटने से वो बीचों बीच एकदम मिलेगा। तो सोचिए क्या होगा, जो बीचों बीच लहर बनेगा अगर दोनों मिले हैं, जैसे मान लीजिए कि उधर से लहर आया और इधर से भी लहर आया, वेव्स जो बनी है, और ये दोनों का जो अपर पोर्शन है जिसे हम क्रेस्ट भी कहते थे 9th क्लास में, वो अगर मिला है तो यहाँ पे वेव ऊंचा बनेगा, दुगना ऐसा होगा। और सोचिए अगर इसका नीचा और इसका भी नीचा मिले तो वेव दुगना नीचा बनेगा। सोचिए इसका ऊंचा और इसका नीचा बने तो प्लेन बनेगा अगर वैसा मिला तो कहने का मतलब जब दो वेव्स मिलते हैं तो वो अलग अलग चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, अलग अलग तरह के पैटर्न्स बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वो कैसे मिले हैं, ये होता है। तो थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट ने ये करा कि उन्होंने स्लिट लिया। स्लिट मतलब बड़ा महीन बहुत पतला छेद कर दिया एक स्क्रीन में, और बीचों बीच एक लाइट रख दिया और यहाँ पे एक पर्दा रख दिया। न्यूटन की बात अगर सच होती, केवल न्यूटन की बात अगर सच होती, तो होना ये चाहिए था कि लाइट का एक हिस्सा यहाँ पड़े और लाइट का एक हिस्सा यहाँ पड़े, क्योंकि छेद से लाइट सीधा जाता, यहाँ से सीधा जाता और आराम से यहाँ पे दूगो बनता, हमें दूगो लाइट दिखता, दूगो ब्राइट स्पॉट दिखता।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया थॉमस यंग के जरिए, थॉमस यंग के द्वारा जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्हें ऐसा दिखा कि एकदम ब्राइट लगता है, बीच में एकदम ब्राइट बनता है और फिर आगे चल के ये कम हो जाता है और फिर डार्क जैसा हो जाता है, फिर धीरे धीरे ब्राइटनेस बढ़ता है एकदम ब्राइट, ऐसे ब्राइट डार्क का पैटर्न बनता है। ये बात बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। सबको ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो बाद में लोगों ने सोचा, तो जो पानी वाली बात हमने की कि हर जगह अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं, बिल्कुल वही बात यहाँ पे हुई होगी और इसे नाम दिया गया इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो वेव्स में होता है और ज़रूर यहाँ हो रहा है, मतलब कि लाइट भी क्या है, वेव है। तो कई लोग ये मानने लगे कि लाइट एक रे है, कई लोग न्यूटन के साथ नहीं थे, बोले कि नहीं लाइट एक वेव है। तो एक साइंटिस्ट ने मजाक में ये भी कह दिया कि अरे भाई अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, संडे को रे है, मंडे को वेव है, ट्यूसडे को रे है, वेडनेसडे को वेव है, ऐसे मजाक में कह दिया। तो लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा था। तो बाद में डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट, ये सारी बातें आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ रखी है, तो डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मतलब इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब में रे प्रॉपर्टीज़ भी हैं और वेव प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगर कभी कभी हमको उनका वेव प्रॉपर्टीज़ नहीं नज़र आता है तो हम मान लेते हैं कि वो एक रे है, लेकिन होता दोनों है। हर चीज़ में रे भी है और वेव भी है। तो ये बात भी कई दिनों तक काम चला पाया, फिर क्वांटम नेचर की ओर गया और इस तरह से चीज़ों को ये किया गया। तो लाइट अभी क्या है, लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि हम उन्हें अगर रे ना माने तो हम कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। और लाइट बहुत सारे काम ऐसे भी कर डालता है कि हम अगर उन्हें वेव ना माने, लाइट को वेव ना माने, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम माने क्या, तो जहाँ पे लाइट ऐसा बिहेव करता है कि रे मान के हमें पढ़ना पड़े, वहाँ हम उसे रे मान के पढ़ लेते हैं और उसका हम वेव नेचर छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ पर लाइट कुछ ऐसा करे, जहाँ पे लाइट कुछ ऐसा व्यवहार कर दे कि हम उसको रे माने तो दिक्कत हो जाए, वेव मानने से ही हमारा काम चल सके, तो वहाँ वेव मान के पढ़ लेते हैं। पर लाइट असल में है क्या, तो ये दिया गया है नियम कि सब कुछ दुनिया में ड्यूअल नेचर रखता है। वो रे प्रॉपर्टीज़ भी रखता है और वेव प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। अभी तो ये बहुत सारा टॉपिक इसका अंडर रिसर्च है, तो इस पर बहुत सारा जवाब ढूंढ पाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन कम से कम हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये एक एक्सेप्टेड थ्योरी है और ये हमारा सिलेबस भी है, सबसे बड़ी बात। तो रे और वेव के लिए तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे पता चल जाएगा कि लाइट को कब रे मानना है, कब वेव मानना है। तो देखिएगा, लाइट एक्चुअली में एक वेव है। लाइट एक वेव है, पर इसका जो वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। हम रेडियो सुनते हैं, वो भी एक वेव है, पर उसका वेवलेंथ 35 मीटर होता है। 35 मीटर, कभी कभी किलोमीटर में होता है वो वेवलेंथ। तो बहुत बड़ा वेव है। जाहिर सी बात है, रेडियो का जो वेव है बहुत बड़ा वेव है, लेकिन हमारा जो लाइट का वेव है वो बहुत छोटा, 10⁻⁹ मीटर। अब सोचिए कि ये वेव आ रहा है, ठीक है, ये वेव आ रहा है और इसके बीच में इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट मिल गया, इतना बड़ा कोई होल मिल गया, इतना बड़ा कोई होल मिल गया, इतना बड़ा, और वो लाइट आ रहा है। इसे पता भी चलेगा कि कुछ वहाँ था, ये आराम से पार कर जाएगा, एकदम सीधा पार कर जाएगा। तो हमारे लिए तो ये रे हो गया ना, हम तो इसे रे मान के पढ़ ले सकते हैं। लेकिन सोचिए, यही छेद इतना बड़ा होता सिर्फ, और अब लाइट को हम गुजारते तो अब आता तो जैसे तैसे हो जाता। वो कैसे टकरा रहा है, वो क्या हो रहा है, पानी का जो लहर है कहाँ मिल रहा है, उस हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ती। तो फिर हमें क्या मान के पढ़ना पड़ता, वेव। यानी हम जिन पार्टिकल्स में लाइट को पढ़ रहे हैं, हम जिससे लाइट को गुजार रहे हैं, वो कैसा है, लाइट किससे टकरा रहा है, कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, उसके आधार पे हम ये मान के चलते हैं कि लाइट रे है या वेव है। जहाँ पे हम लाइट के वेवलेंथ के हिसाब से बहुत बड़ा डायमेंशंस का बात करेंगे, बहुत बड़ी डायमेंशंस का बात करेंगे, वहाँ हम लाइट को रे मान लेंगे। पर जब हम उसके कंपैरेबल डायमेंशंस की बात करेंगे तो वहाँ पे लाइट को वेव मान लेंगे। और इस तरह से रे और वेव का हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो फिलहाल में हमने जो शुरू करा है
जो पहले हम पढ़ेंगे उसका नाम है रे ऑप्टिक्स, और वहाँ हम लाइट का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इसे बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे, इसके ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो सिर्फ डायग्राम से क्लियर हो जाएंगे। आप फिगर अगर अच्छे से बना लिए तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये कह रहा है और ऐसे इसमें करना है। तो इसलिए इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी है, क्योंकि ये पूरी तरह ज्योमेट्री पे निर्भर है। अगर आप कभी फंसें, कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, तो आप बड़ा टाइम दे करके एक अच्छे से डायग्राम बनाएं और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या कंसेप्ट इसमें रहा होगा। तो इसीलिए हम जो पहले शुरू करने वाले हैं उसका नाम है रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और जैसे हम इसे ख़त्म करेंगे, जब रे ऑप्टिक्स हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम बढ़ जाएंगे वेव नेचर की ओर और पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, जो कि दोनों पार्ट इसका जो 12th स्टैंडर्ड का है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसीलिए हम इसे शुरुआत में देख ले रहे हैं कि हम 12th में अच्छे से जाएं, थोड़ा है ना, बेसिक में ही चले जाएं, और फिर धीरे धीरे हम अच्छी अच्छी चीज़ों पे टॉपिक्स पे जा सकें। तो रे ऑप्टिक्स शुरू करने के लिए हमें ये जानना चाहिए, एक बार ये चर्चा कर लेनी चाहिए कि लाइट क्या है। तो वही सारी डेफिनेशन आती है कि लाइट एक तरह का एनर्जी है। अब एनर्जी है तो वेव के फॉर्म में है, तो हम बोलते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि लाइट को कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग को ऐसा लगता था कि नहीं, सूरज से धरती तक अगर लाइट आ रहा है तो बीच में ज़रूर कुछ मीडियम है, और उसको ईथर बोलते थे कई लोग उस मीडियम को। लेकिन बाद में पता चला नहीं, लाइट को कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है, मीडियम के बिना भी ये ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए लाइट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और बाद में हम ये जानेंगे कि ये एक पार्टिकल से बना हुआ है जिसे कहते हैं फोटोन। क्वांटम थ्योरी है ये। क्वांटम मतलब चीज़ों को छोटा छोटा बांट लेना। जब हम चीज़ों को बारीक बांट लेते हैं तो उसे क्वांटम कहते हैं। तो लाइट को हमने बांट लिया कि फोटोन से बना हुआ है, तो ये क्वांटम हो गया। तो लाइट फोटोन से बना हुआ है, और सबसे तेज़ी से अगर इस ब्रह्मांड में कोई प्रोपगेट करता है तो वो लाइट है। उसका स्पीड होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली अगर बोलें तो। और अगर हम इसको एकदम अप्रॉक्सीमेटली बोलें, क्योंकि ये मोबाइल नंबर हम क्यों याद रखें, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या कभी कभी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट इतना तेज़ी से चलता है कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। अगर हम धरती के चारों तरफ मिरर लगा दें और एक टॉर्च जलाएं, चारों तरफ ऐसा मिरर एडजस्ट कर दें कि धरती के गोल गोल घूम सकता है लाइट, और मिरर एडजस्ट करके हम एक टॉर्च जलाएं, तो पूरे धरती का 1 सेकेंड में लाइट 7.5 चक्कर लगा सकता है। 7.5 7.5 चक्कर लगा सकता है। ये इतनी तेज़ी से चलता है, और इतनी तेज़ी से चल रही चीज़ों को हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। इसकी हम बातें करेंगे। ये फास्टेस्ट ट्रैवलिंग चीज़ है पूरे धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में सबसे फास्टेस्ट कहा गया। एक थ्योरी है, कहा यह गया है कि लाइट से फास्ट और कोई चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकता है। लाइट से तेज़ चलने वाला कोई और चीज़ नहीं हो सकता है। और इंसान चाहता है कि हम कुछ ऐसा व्हीकल्स बना पाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें बना पाएँ जिससे हम लाइट के कंपैरेबल स्पीड कम से कम 10% 20% से चल पाएँ, पर उसकी अपनी दिक्कतें हैं जो बाद की बातें हैं। अभी चलिए हम रे ऑप्टिक्स में एंटर करते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वन एंड ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी कुछ कुछ बातें हमने पहले से पढ़ रखी है। हम उन बातों के थोड़ा पार जाने की कोशिश करेंगे और उन्हें और सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो मान लीजिए कि ये कोई प्लेन है। हम जानते हैं कि लाइट ऐसे आया, ये होता है हमारा नॉर्मल, और लाइट ऐसे लौट जाता है। तो ये जो लाइट है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, ये हमारा कौन सा लाइट कहलाता है? ये हमारा कहलाता है रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट ये कहलाता है।
या रिफ्लेक्टर रे भी बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे भी बोल सकते हैं। और ये है नॉर्मल, नॉर्मल रे कि नॉर्मल, बस नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल कोई रे नहीं है, ये तुम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। और ये जो एंगल होता है कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और पहला लॉ ये कहता है, पहला लॉ हमको ये बताता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमें बताता है पहला लॉ। पहला लॉ की बात करें तो हो गया एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हम पहले से जानते हैं। हम दूसरा लॉ भी जानते हैं पर उसको इस्तेमाल करना हम नहीं जानते हैं। तो चलिए दूसरे लॉ का इस्तेमाल करने के लिए मान लीजिए कि ये हमारा एक सरफेस है जिस पे हम रिफ्लेक्शन कराना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ऐसे एक लाइट आया। दूसरा लॉ है क्या? दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। ये कौन सा लॉ है? ये है दूसरा लॉ, ठीक है। अब देखिए दूसरे लॉ का महत्व है। एक्चुअली जब तक आप इन दोनों नियमों को नहीं मिलाएंगे आपको कभी नहीं पता चलेगा कि लाइट कैसे जाने वाला है। हम लोग को ऐसा लगता है कि पहला लॉ में हमारा काम चल जाएगा, पर ऐसा सच नहीं है। देखिए क्यों। मान लीजिए कि यह हमारा सरफेस है और ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे, तो देखिए ये नॉर्मल बना, ठीक है। तो लाइट जो गुजरेगा वो ये प्लेन जो बना ऐसे आया तो ऐसे ही गुजरेगा, वो ऐसे या ऐसे नहीं गुजरेगा। लेकिन मैं लाइट को ऐसे ही लाऊं और इसको ऐसे कर दूं, लाइट को मैं ऐसे ही ला रहा हूं, इसको ऐसे कर दिया, तो अब नॉर्मल तो ये हो गया ना, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है। तो अब देखिए ये प्लेन बन गया, तो अब लाइट ऐसे गुजरेगा। मतलब हम नॉर्मल और इंसिडेंट रे का प्लेन जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि लाइट कैसे जाने वाला है। तो सारा खेल जो होता है, रिफ्लेक्शन में जो खेल खेलता है वो नॉर्मल खेलता है, नॉर्मल चीज़ों को बदलता है। और हमें कभी भी रिफ्लेक्ट कराना होगा तो आप हमेशा ढूंढिएगा कि नॉर्मल किधर है। आपको कभी कुछ दे दिया गया और बोला है कि चलो रिफ्लेक्शन करा के दिखाओ, तो आप ढूंढिएगा कि नॉर्मल किधर है। नॉर्मल अगर मिल गया तो रिफ्लेक्शन कराना कोई मुश्किल बात नहीं है। नॉर्मल को हम लोग ढूंढेंगे क्योंकि नॉर्मल क्या है। देखिए हम ऐसे लाए, हमने इंसिडेंट हम ऐसे लाए, इसे सीधा रखा हुआ था, हम ऐसे लाए, नॉर्मल ऐसे था, हम इसे ऐसे टेढ़ा कर दिए, लाइट को अभी भी हम ऐसे ला रहे हैं, लेकिन नॉर्मल बदल गया तो रिफ्लेक्टर लाइट बदल गया। मतलब नॉर्मल खेल खेल के सारा चीज़ बदलते रहता है। तो दो लॉ है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये तीनों जो हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। इन दोनों लॉ को ध्यान में रख के हम थोड़ी सी कंसेप्चुअल बातें कर सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया कि ये एक मिरर है, ठीक है, यहाँ से मिरर से 30 डिग्री बनाते हुए, मिरर से 30 डिग्री बनाते हुए एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करी कुछ भी। अगर हम मिरर को 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, अगर हम मिरर को 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो रिफ्लेक्टर रे पे क्या असर पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा ये निकालना है। मिरर से 30 डिग्री बनाते हुए एक रे आई, अगर हम मिरर को 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा ये बताना है। थोड़ा सा पोज करके पहले आप इसे ट्राई कर लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अभी देखिए ये अगर हम अभी पूछें कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है तो हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये देखिए ये 60 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी कितना हुआ, 60 डिग्री। यानी अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है 60 डिग्री। हमने 10 डिग्री घुमा दिया, कैसे बोला, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, यानी अब हमारा मिरर कुछ ऐसा हो गया। ये हमने 10 डिग्री और घुमा दिया, ये हमारा मिरर कुछ ऐसा हो गया। इसे दूसरे मार्कर से बनाना चाहिए था, ठीक है, मार्कर भी उछल रहा है। तो देखिए ये हो गया, मान लीजिए अगला मिरर, ठीक है। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह से हो गया।
और अभी रे तो ऐसे ही, तो देखिए ये 10 है, ये पूरा 30 है, तो ये कितना हुआ 20। आप देख रहे होंगे कि एंगल, लाइन, ट्रायंगल सब बनना शुरू हो गया। इसीलिए इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहा जाता है। अगर आप ज्योमेट्री बना लेते हैं इसका, तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये देखिए 20 डिग्री हो गया, तो सोचिए इसका नॉर्मल भी तो शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल भी तो शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल ही तो खेल खेलता है, तो ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंसी 70 डिग्री हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 70 डिग्री। इसका आंसर हो गया 70 डिग्री। बड़ी आसान क्वेश्चन, और उम्मीद है आप लोग का भी आंसर यही आया होगा। तो 70 डिग्री इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से इसमें और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे सिंपल सिंपल सवाल जो हम लोग 10 में भी बनाया करते थे, कि मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, 2 मिरर है, ये मिरर है M1, ये मिरर है M2। अब मैं कुछ भी लिखूं, जैसे मैं लिखूं I1, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिरर 1। मैं लिखूं R1, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर मिरर 1। मैं लिखूं R2, मैं लिखूं I2, तो मतलब आप समझ गए होंगे अपना छोटा दिमाग लगा के। तो अब देखिए, मान लीजिए हम कोई रे ले आए ऐसे, जो मिरर से मान लीजिए कि 40 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। पूछा कि बताइए सेकेंड या R2 का वैल्यू कितना होगा, जरा बताइए। सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या R2 का वैल्यू बताइए। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्यों, नॉर्मल बनाना ज़रूरी है, हमेशा हमारी नज़रें नॉर्मल पे टिकी होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सारे खेल खेलता है। तो ये एंगल हो गया 50 डिग्री, तो ये बनाएगा 50 डिग्री, और ये इधर जाएगा, ये 60, ये 50, तो ये 40, ये 60 40 100, तो जाहिर सी बात है ये 80 डिग्री, ये 80 हो गया, तो ये नॉर्मल है, तो ये कितना हुआ 10 डिग्री, तो ये लौटेगा भी कितना पे 10 डिग्री पे, तो R2 का वैल्यू हो गया 10 डिग्री। बड़ी आराम से R2 का वैल्यू कितना हो गया 10 डिग्री। और इस पे हम लोग एक पैटर्न भी देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि I1 का वैल्यू 50 है और ये 60 है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो वैल्यू आया वो कितना आया 10 डिग्री। ऐसा हमने देखा, ऐसा हमने बात किया, ऐसा हमें समझ में आया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 10 आया 60 माइनस 50 करके, क्योंकि I1 का वैल्यू 50 था, ये 60 था। उसी तरह अगर हम इसे थीटा मान लें और यहाँ से I एंगल पे लाएं, तो ये क्या होगा R2 का वैल्यू, तो वो हो जाएगा थीटा माइनस I। कभी कभी आपको नेगेटिव में आंसर आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि अब लाइट उधर न जाके इधर आने वाला है, लाइट उधर न जाके इधर आने वाला है। अब इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं और ऐसा करते हैं कि ये वाला एंगल कर देते हैं 50 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है उसे कर देते हैं 70 डिग्री। वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर के लिए आप इसे ट्राई कीजिए, एक बार बनाइए, फिर इसके कंसेप्चुअलिटी में हम लोग घुसेंगे, इसके कंसेप्ट में हम लोग घुसेंगे। देखिए थोड़ा इसे को ट्राई करके। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो आपको ज्योमेट्री सही बनानी होगी। ज्योमेट्री अगर आप मिस करें तो ये क्वेश्चन अपने आप उबड़ खाबड़ हो जाएगा। तो चलिए देखिए बनाते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा है मिरर M1 जो हमने बनाया था, और मान लीजिए कि ये हमारा मिरर है M2। थोड़ा सावधानी से इसे हम बनाएंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा मिस करा तो ये उड़ जाएगा। और ये आया, मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्मल है मान लीजिए, और 70 डिग्री पे लगभग ये रे आ रही है, और 70 पे ही ये लगभग जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब देखिए ये एंगल 50 है, ये 70 है, तो ये तो 20 हुआ ना, 50 और 20 कितना हो गया 70, यानी ये वाला एंगल हो गया 110 डिग्री, ये एंगल हो गया 110 डिग्री। तो इसमें जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल तो 90 ही बनाता है ना, तो ये देखिए 90 डिग्री ऐसे बनेगा, तो ये कितना बचा 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री लगभग बना के इस तरह से रे आएगी। पहला जो फिगर बनाया था, ध्यान से सुनिएगा, पहला जो फिगर बनाया था उसमें रे ऐसे गई थी, अभी ऐसे हो गया, तो माइनस तो आना चाहिए था ना, और माइनस आया भी था, क्योंकि हमने निकाला कि इसमें से इसको माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाता है। अभी देखिए 50 में से 70 माइनस कीजिए, -20, पता चला कि इधर आ रहा है, तो ये ऐसा हो गया। तो हम अगर कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर I है, एंगल बिटवीन मिरर अगर थीटा है, तो
तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं R2 का थीटा माइनस आई। माइनस आ जाए मतलब इधर रे आएगा, प्लस आ जाए मतलब उधर रह जाएगा, सीधी सी बात है। ये प्लस माइनस का कंसेप्ट आगे चल के हम और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि चीज़ें अभी शुरू हुई हैं, अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, इसीलिए हम आगे चल के और डिटेल में देखेंगे। पर अभी हम फिलहाल में इतनी बात करते हैं। तो ये देखिए, इसका ज्योमेट्री आप और ढंग से बनाइएगा। मैं कोई बहुत अच्छा इस मामले में फिगर नहीं बना पाया हूँ, तो आप बना के देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ज्योमेट्री के ही बारे में है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे थोड़ी मोड़ी बातें जान लेने के बाद आइए अब पढ़ते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, कि इमेज कैसे फॉर्म होते हैं और क्या होता है इमेज। तो क्या होता है इमेज? जब भी, जैसे कि मान लीजिए ये कोई मिरर है और हम इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट को, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को मान लीजिए अभी रख देते हैं, तो होगा क्या कि यहाँ से कोई रे निकलेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से कोई रे निकलेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और हमें ऐसा लगेगा, क्योंकि लाइट को हमने रे माना है, हमें ऐसा लगेगा कि लाइट तो सीधा चल रहा है, तो लाइट तो वहाँ से आ रहा है। तो जो माहौल एनर्जी का यहाँ बना हुआ था वही माहौल हमको यहाँ नज़र आएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ था, हमें यहाँ नज़र आ जाएगा और इसे हम कहेंगे इमेज। तो इमेज का डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स में इमेज हम कहते किसको हैं? तो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं इमेज। रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है इमेज। कभी कभी ये रिफ्लेक्टेड रे सचमुच में इंटरसेक्ट कर जाती हैं। सचमुच में जब करेंगी, जाहिर सी बात है हम उन्हें क्या कहेंगे? रियल इमेज। लेकिन अगर हमें केवल लगे कि रिफ्लेक्ट कर रही हैं पर सचमुच में, लगे कि इंटरसेक्ट कर रही हैं पर सचमुच में ना करें, तो वैसे को हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। वैसे को हम क्या कहेंगे? वर्चुअल। वर्चुअल वर्ड का मतलब होता है झूठा होना। कोई चीज़ नहीं है, झूठ मूठ है, तो उसे वर्चुअल कह देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, जो इंटरसेक्शन हमने कराया है, क्या सचमुच में रे इंटरसेक्ट कर रही हैं? नहीं, रे तो ऐसे चली जाएंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। पर ये जो रे हमें लग रहा है कि यहाँ कर रही होंगी, इसलिए इससे जो इमेज बनेगा वो कैसा है? वर्चुअल इमेज। और जो अगर सचमुच में कर जाती, सचमुच में इमेज कहीं मिल जाती रेज, और जो इमेज बनता उसे हम क्या कहते? रियल इमेज। ये बातें हमने 10th क्लास में भी देखी थी। 12 में आके एक चीज़ नया हो जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट वो भी हो जाता है रियल ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हमारे लिए हो जाता है। हमारा ऑब्जेक्ट भी रियल और वर्चुअल हो जाता है। तो अब इसका क्या मतलब हो गया? इसकी ये कैसे हो गया? तो ये ऐसे हो गया कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट सचमुच में यहाँ रखा हुआ है और ये लाइट निकल रहा है, इससे जहाँ तहाँ लाइट पड़ रहा है, या इससे कहीं से लाइट पड़ के उससे आ रहा है हमारी आंखों तक, हमें दिखाई पड़ रहा है, तो ये सचमुच में है, तो इसे कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट। इसे कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ लिख ही रखा है रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन आईने के सामने कभी कभी आप बैठ जाते हैं और दो पैरेलल आईना, जब हम सैलून में बैठ जाते हैं और दो पैरेलल आईने होते हैं, तो होता क्या है कि जो हमारा इमेज है यही इस आईने के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। मतलब हमें फिर इतनी दूर पे इधर इमेज दिखाई देगा, ये जितनी दूर है इस आईने से, इतनी दूर पे हमें फिर से एक इमेज नज़र आता है। हम सच में कहाँ बैठे हुए थे? हम यहाँ बैठे हुए थे कि यहाँ बैठे हुए थे? तो हम सच में यहाँ बैठे हुए थे। ये था रियल ऑब्जेक्ट। पर ये जो हुआ, इसने भी ऑब्जेक्ट का काम करा, इसका भी इमेज बना है, पर क्या यहाँ पे सचमुच में कोई है? नहीं, सचमुच में कोई नहीं है। तो सोचिए ये किसका काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो जब इमेज ही वो इमेज ही वर्चुअल इमेज हो सकता है, रियल इमेज हो सकता है। जब इमेज ही ऑब्जेक्ट का काम करने लग जाए तो उसे हम क्या कह देंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये कंसेप्ट बिल्कुल नया होगा, और ये हमारे कनकेव और कन्वेक्स में जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमारे लिए जो चीज़ें डिफरेंट हुआ करती थी इस बार सारी सेम हो जाएंगी, हर एक कंसेप्ट हम मिला देंगे। तो आप ध्यान रखें कि सिर्फ इमेज ही रियल वर्चुअल नहीं होती है, 12 में आके ऑब्जेक्ट भी रियल वर्चुअल हो जाता है, ऑब्जेक्ट भी रियल हो जाता है और वर्चुअल भी हो सकता है।
वर्चुअल मतलब सचमुच में नहीं है वहाँ कोई तो वर्चुअल बोलेंगे, और सचमुच में कहीं है तो उसे रियल बोलेंगे। तो रियल और वर्चुअल का यही कंसेप्ट है, यही बातें हैं जो हमें इस्तेमाल करनी है आगे चल के। अब देखिए, अगर इमेज हम फॉर्म करें तो जैसे हमने यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट का करा, मान लीजिए कि हम यहाँ एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एक रख दें, एक पेंसिल रख दें, एक मोमबत्ती रख दें, एक चम्मच रख दें, कुछ भी रख दें, और इसका हम इमेज बनाएं। तो इमेज बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, हम हेड का बना लेंगे, ये लगेगा कहीं यहाँ से आ रहा है, एक रे हम ऐसे भेज दिए, ये हमें लगा कहीं यहाँ से आ रहा है तो ये यहाँ पे कहीं इंटरसेक्शन हो गया। फिर एक हमने यहाँ भेजा तो ये हमें लगा कि कहीं यहाँ से आ रहा है तो ये कहीं यहाँ से आ रहा है। फिर एक हमने ऐसे भेजा तो ये हमें लगा कि कहीं यहाँ से आ रहा है, कहीं यहाँ से आ रहा है, और ये हमें एक इमेज मिला। तो ये मान लीजिए ए और बी है तो हमें मिला ए डैश्ड बी डैश्ड। बनने में ऊपर नीचे हो गया होगा, बल्कि हो ही गया है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बनता है, आपको पता है। तो ए बी का इमेज बना ए डैश्ड बी डैश्ड। ये जो हमने इमेज फॉर्मेशन किया, देखिए हमें क्या दिमाग लगाया, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का पढ़ लिया था। अब इसमें इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में ढेर सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट थे, तो क्या हम सबका बनाएंगे? नहीं, हम दिमाग लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ शुरुआत का बना लेंगे, सिर्फ अंत का बना लेंगे, और बाकी सबका तो उसके बीच में ही पड़ता होगा ना, तो उसके बीच में बाकी सब हम मान लेंगे और इस हिसाब से हमारा इमेज बन जाएगा। तो ये हुआ इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। तो क्यों ना हम कुछ क्वेश्चंस के जरिए हम कुछ कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक मिरर है जो कि लगभग 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा। इसके बाद इसके बीचों बीच से 1 मीटर की दूरी पे एक दिया रखा हुआ है, एक जलता हुआ दिया हमने रख दिया, और इस मिरर से, इस दिए से 2 मीटर दूरी है, इस मिरर से ये 1 मीटर की दूरी पे है, और इस मिरर से लगभग 3 मीटर की दूरी पे एक रास्ता है। 3 मीटर की दूरी को हम 3 मीटर जैसा बनाते हैं, एक रास्ता है, सीधा रास्ता, एक सीधा सा रास्ता है, और इस पे एक अंकल दौड़ रहे हैं। तो सवाल ये पूछा गया कि अंकल को ये दिए का इमेज आईने में कितनी दूर तक नजर आएगा, कितने इंटरवल तक, कितने दूर तक नजर आएगा, ये पूछा गया है। इस कंसेप्ट को हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, पर चलिए पहले इसे हम देख लेते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि फील्ड ऑफ व्यू हम किसे कहते हैं। तो सवाल क्या है, 4 मीटर लंबा एक मिरर है, उससे 1 मीटर की दूरी पे एक जलता हुआ दिया है, उस मिरर से 3 मीटर की दूरी पे एक रास्ता है जिस पे अंकल दौड़ रहे हैं, तो उन्हें कितनी दूर तक नजर आएगा ये हमें बताना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए आप इससे बना भी सकते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर निकालते हैं हम लोग, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, बार बार ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ज्योमेट्री के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो हम बनाते हैं ज्योमेट्री। ये गया ऐसे रे, और ये जब रे ऐसे जाएगा तो कुछ ऐसे निकल के आएगा, कुछ यहाँ तक। क्या इसके बाद कोई चांस है कि कभी नज़र आ जाए? नहीं, ये हमने एकदम एक्सट्रीम कोने से लेकर के रे को गुजारा है, तो मैक्सिमम रे यहीं तक नज़र आएगा, इसके बाद नज़र आने वाला नहीं है। उसी तरह नीचे भी होगा, नीचे भी मैक्सिमम यहाँ तक रे नज़र आएगा और इसके बाद नज़र आने वाला नहीं है। तो इतनी दूर तक सारी बातें होंगी, इतना दूर तक हमें इसका इमेज नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए हमने ये यहाँ से रहेंगे तो इसके पहले वाला रे आकर के हमें इसका इमेज रिफ्लेक्शन दिखा देगा, लेकिन इसके बाद अगर हम चले जाएंगे तो हमें रिफ्लेक्शन दिखने वाला नहीं है, इसके पहले भी हमें रिफ्लेक्शन दिखने वाला नहीं है। तो हमसे यही पूछा गया है। और सोचिए इसका नाम हम फील्ड ऑफ व्यू क्यों ना रखें? अरे ये व्यू का फील्ड ही तो है, ये व्यू का रेंज ही तो है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है फील्ड ऑफ व्यू। हम ये सारा क्वेश्चन बनेगा हमेशा कि फील्ड ऑफ व्यू कितना है, तो हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ तो हम काफ़ी आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम थोड़ा मोड़ा ज्योमेट्री भी जानते हैं तो ज्योमेट्री के लिए चलिए कुछ डैश लाइन बनाते हैं, कुछ डैशिंग करते हैं। अब देखिएगा ध्यान से आप थोड़ा सोचिएगा कि अगर ये 4 है तो ये तो डायरेक्टली यहाँ सामने आ गया, मतलब इतना दूर तो कंफर्म हो गया कि ये 4 है, 4 मीटर है, इतना तो हमने भी दिमाग लगा दिया। लेकिन इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला अगर हम निकाल दें, और हमें पता है सिमेट्री से कि ऊपर निकाल दें तो नीचे वाला वही होगा,
तो ऊपर वाला अगर हम निकाल दें तो हमें ये भी मिल जाएगा और जोड़ देंगे तो हमें पूरा फील्ड ऑफ व्यू मिल जाएगा। पर ये करें हम कैसे? तो देखिए गौर से इन दोनों ट्रायंगल्स को, ऐसे तो एग्जाम वगैरह में अगर आए तो हम पूरा ट्रायंगल ही लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल देश, पूरा नाम हम दे सकते हैं ABCD क्या क्या, पर हम यहाँ पे सिंपल इमेजिन करेंगे और देख लेंगे कि कैसे क्या होने वाला है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हम कह सकते हैं कि सिमिलर है। सिमिलर हम जानते हैं रेशियो सेम होता है और उसके लिए सिर्फ 2 एंगल हमें देखना होता है। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होना ही है, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात है, और ये 90 डिग्री होना ही है। 2 एंगल हमें मिल गया, हम तीसरे की चिंता भी नहीं करेंगे और हम कह देंगे कि ये सिमिलर है। तो अब सिमिलैरिटी में चलिए देखते हैं कि क्या क्या रेशियो आ रहा है, क्या क्या बात हो रहा है। तो देखिए ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल के मुकाबले ये ऊपर नीचे वाला वर्टिकल वाला दुगना है, क्योंकि ये 1 मीटर है, ये तो 2 हुआ नहीं, पूरा ना 4 है तो ये आधा 2 हुआ, तो 1 का दुगना 2, तो ये 3 है तो ये भी तो इसका दुगना होगा, तब ना ये एंगल सब सेम होगा, तो ये दुगना होगा। यानी अगर ये 3 है, ये 3 अगर है तो पक्का ये ऊपर वाला कितना होगा? 6 मीटर। ये पक्का कितना होगा? 6 मीटर। हम इसे चाहते तो ऐसा भी लिख सकते थे कि सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो लेना है, तो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो लेना है तो ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। तो ये अगर 1/2 है तो ये भी 1/2 है, या ये अगर 2/1 है तो ये भी 2/1 होगा। तो 3 का दुगना हमने कर दिया, क्या हो गया? 6। और देखिए वर्टिकल वाला दुगना है हॉरिजॉन्टल के मुकाबले, तो हमने वर्टिकल वाला को हॉरिजॉन्टल के मुकाबले दुगना कर दिया। वही कहानी तो नीचे भी बन रही है, तो हम नीचे कर दिए भी 6 मीटर। और इस क्वेश्चन में अब हम सीधा क्या करेंगे? फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए जोड़ देंगे, तो 6 4 10 6 16 मीटर, यानी टोटल उन्हें 16, उन अंकल को 16 मीटर तक नजर आएगा। वो दिए का इमेज उसके बाद नजर नहीं आएगा। 16 मीटर का वो स्पैन है जिसमें उन्हें इमेज नजर आएगा, उसके बाद इमेज नजर आने वाला नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये जो हमने 16 मीटर निकाला इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू। उम्मीद है जिन लोगों ने अपने से बनाया होगा उनका भी आंसर यही आया होगा। कोई बहुत दिक्कत का ये क्वेश्चन भी नहीं है, कोई बहुत दिक्कत की इसमें बात भी नहीं है। तो चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनाते हैं फील्ड ऑफ व्यू का। इस बार आप वीडियो को पक्का पॉज करेंगे और उसे अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। वो बना तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम उसे बनाने वाले तो यहाँ हैं ही। इस बार हमने जो आईना लिया है, फिर से एक आईना ले लिया है जो कि लगभग 2 मीटर, लगभग 2 मीटर बड़ा है हमारा आईना, और इसके मुकाबले ये इसके बीचों बीच से, इसके मिड पॉइंट से 3 मीटर की दूरी पे, इसके मिड पॉइंट से 3 मीटर की दूरी पे हमने एक दिया रख दिया, और इसके 6 मीटर दूर, इस आईने से 6 मीटर दूर पे एक लंबा रास्ता है जिस पे अंकल दौड़ते हैं। ठीक है, अंकल जो दौड़ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं अंकल और उन्हें काफ़ी दूर तक जाना है। अंकल जो दौड़ रहे हैं वो लगभग 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड से। तो आपको बताना है कि अंकल को इस बार दिया कितनी देर तक नजर आएगा। पिछले बार सवाल था कितनी दूर तक नजर आएगा, इस बार सवाल है कितनी देर तक नजर आएगा। तो आप थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज करें और इसे बनाएं इस क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। 2 मीटर का हमारा आईना है, 3 मीटर दूर पे एक जलता हुआ दिया रख दिया। चलिए दिया जला ही देते हैं, ये दिया जल रहा है। ठीक है, ये 3 मीटर की दूरी पे और 6 मीटर की दूरी पे एक लंबा चौड़ा रास्ता है जिसमें अंकल काफ़ी दूर से आ रहे हैं और काफ़ी दूर उन्हें जाना है। अंकल दौड़े 3 मीटर पर सेकंड से, कितनी देर तक उन्हें दिया नजर आया ये निकालना है। थोड़ी देर के लिए आप इसे ट्राई करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बिल्कुल वैसा ही दिमाग दोबारा लगाना होगा। देखिए हम फिर से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कुछ डायग्राम बनने वाले हैं। ठीक है, ये है, और यहाँ से हमने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लिए और यहाँ से हमने कुछ वर्टिकल लाइंस बना लिए। ये हमने कर लिया, बड़ी आराम से हमने ऐसा कर लिया, बहुत अच्छा। और ये वो अंकल अगर दौड़ते हुए दूर से आ रहे हैं
तो यहाँ से उन्हें नज़र आना शुरू हो जाएगा, वो आईने की तरफ देख रहे हैं, यहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएगा और यहाँ तक नज़र आएगा, इसके ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। अगर हम ये किसी तरह निकाल दें तो इतना तो कंफर्म है कि अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो 2 मीटर, ये तो बात पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर से देखिए, ये 1 है और ये 3 है, समझ रहे हैं आप, ये 1 है और ये 3 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्टिकल वाला है, ये जो वर्टिकल वाला है इसका आधा है या 1/3 है, कह सकते हैं हम। तो सोचिए, ये अगर 6 है तो वर्टिकल वाला फिर 1/3 होगा, है कि नहीं, या कह सकते हैं 3 गुना होगा हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये कितना आएगा, 2 मीटर। या आप रेशियो भी लिख सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं लिख के दिखाता हूँ, O A B C D E, मैंने जानबूझ के O से स्टार्ट कर दिया, मन हुआ तो F, ऐसे, तो बहुत सारा नाम हमने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ट्रायंगल OAB में चल रहे हैं हम और ट्रायंगल OEF में चल रहे हैं हम, ट्रायंगल OAB में चल रहे हैं हम, OEF में चल रहे हैं हम। तो देखिए, दोनों का हॉरिजॉन्टल लीजिए, तो OA बाई AB बराबर होना चाहिए OE बाई EF के, OA बाई AB बराबर होना चाहिए OE बाई EF के। ये पहले क्वेश्चन हमने नहीं करा था, यहाँ हम कर ले रहे हैं कि किन्हीं को अगर दिक्कत हो तो ऐसे बना ले वो। तो देखिए, OA कितना है, 3 मीटर, AB कितना है, ये पूरा 2 है तो ये आधा ही हुआ, 1 मीटर, OE कितना है, OE ये पूरा है 6 मीटर, और EF तो हमें निकालना है। तो अगर हम EF की बात करें, ये EF उधर ले जाएं तो हो गया 6/3 मीटर, तो ये हो गया 2 मीटर। ये हमने दुगना तिगुना करके ही निकाल लिया था। और जाहिर सी बात है, इसी तरह का अगर हमें लिखना होगा, वी नो दैट, लंबा चौड़ा लिखने के लिए हम नीचे भी लिख देंगे, तो ये हो गया 2 मीटर। तो 2 2 2, टोटल फील्ड ऑफ व्यू कितना हो गया, 6 मीटर। अंकल दौड़ कितने से रहे हैं, 3 मीटर पर सेकेंड से। नज़र कितनी दूर तक आने वाला है, 6 मीटर तक, तो कितने सेकंड तक उन्हें दिखाई देगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो जाहिर सी बात है टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 सेकेंड, क्योंकि 6 मीटर बाई 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड तक अंकल को दिया नज़र आएगा और उसके बाद नज़र नहीं आएगा। तो आज हमने ऑप्टिक्स शुरू करा, हमने लाइट के बारे में जाना और उसकी थोड़ी थोड़ी बातें करी। फिर हमने लाइट के ऊपर हो रहे बहुत सारे जो डिबेट्स हैं उनकी भी हल्की फुल्की चर्चा करी। फिर हमने देखा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, और सिंपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शुरू करके, जो हमने 10th में पढ़ा था उसको शुरू करके हम पहुँचे, हम आज थोड़ा सा जा सके कि इमेज वगैरह क्या होता है और हल्के फुल्के उसके क्वेश्चन करें। तो क्लास 12 का ये पहला लेक्चर है, और आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो रिव्यूज़ हैं, वो आप हमसे शेयर करें, आप हमें बताएं। और क्लास 12 का जो पूरा पैटर्न है वो ये रहने वाला है कि हम लोग बेसिक से शुरू करके, बहुत बेसिक से शुरू करके आगे इसको अच्छे लेवल तक ले जाने वाले हैं, और अंतिम में जब हमारे पास समय होगा, हम इस सिलेबस को पहले ख़त्म करके अंतिम में जो समय मिलेगा हमें, उसे पूरी तरह रिवीजन और बोर्ड्स को देने वाले हैं। ऐसा ना हो कि हम कोई एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों और हमारे बोर्ड्स में ही वाट लग जाए, तो वो ना हो, इसलिए हमने उसका बहुत व्यवस्था कर रखा है अपने कैलेंडर में, उस हिसाब से अब हम चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।